साल 2009 में डॉक्टर एलिस क्रिपन नामी एक साइंसदान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि उसने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। उसने खसरा के वायरस को जीनियाती तौर पर बदलकर एक ऐसा वायरस बनाया था जो कैंसर की खुलियों को खत्म कर देता था। शुरू में तो ये एक मौजज़ा लगा और 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए। पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बहुत जल्द इस वायरस के खौफनाक असरात सामने आने लगे। वायरस ने अपनी शक्ल बदल ली और एक इंतहाई मुतादी और जानलेवा बीमारी बन गया, जिसे क्रिपन वायरस या कीवी का नाम दिया गया। इस वायरस ने दुनिया पर दो तरह से असर डाला। दुनिया की 90% आबादी इससे हलाक हो गई। जो 9% लोग बचे वो अपनी इंसानियत खो बैठे और खून के प्यासे दरिंदों में बदल गए, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है। ये मखलूक सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए दिन में अंधेरी इमारतों में छुपी रहती है और रात को शिकार पर निकलती है। इनकी जिल्द सफेद, बाल झड़े हुए और उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, जिंदा इंसानों का खून। बाकी बची सिर्फ 1% आबादी, जो खुशकिस्मती से इस वायरस से महफूज रही। फिल्म हमें 3 साल आगे 2012 में ले जाती है। न्यूयॉर्क, जो कभी दुनिया का सबसे मसरूफ शहर था, अब एक वीरान जंगल में बदल चुका है। सड़कों पर घास उगाई है, महंगी गाड़ियां धूल में लिपटी खड़ी हैं और हर तरफ मौत का सन्नाटा है। इस खामोश शहर में सिर्फ एक इंसान जिंदा है, अमरीकी फौज का वायरोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट नावेल, और उसके साथ है उसकी वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता समैंथा, जिसे वो प्यार से सैम कहता है। नेविल की जिंदगी का एक सख्त मामूल है। हर सुबह वो अपने किलानुमा घर में उठता है, वर्जिश करता है और फिर अपने मिशन पर निकल जाता है। उसका पहला काम साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट जाकर एक ताकतवर रेडियो पर पैगाम नशर करना होता है। मेरा नाम रॉबर्ट नेविल है। मैं न्यूयॉर्क में एक जिंदा बच जाने वाला हूं। मैं हर रोज दोपहर को साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मौजूद होता हूं। अगर कोई और है, कोई भी, मैं खाना, पनाह और हिफाजत फराहम कर सकता हूं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। 3 साल से वो ये पैगाम भेज रहा है, लेकिन उसे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका दिन शहर की वीरान गलियों में घूमते हुए, खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हुए और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हुए गुजरता है। अपनी तन्हाई से लड़ने के लिए वो दुकानों में रखे हुए मुजस्मों से ऐसे बातें करता है जैसे वो उसके दोस्त हों। ये सीन उसकी शदीद तन्हाई और जहनी अजियत को दिखाते हैं कि वो पागलपन के किस कदर करीब है। सिर्फ सैम और उसका मिशन ही उसे जिंदा रखे हुए है। शाम होते ही नवेल की दुनिया बदल जाती है। उसे हर हाल में सूरज डूबने से पहले अपने घर पहुंचना होता है, जिसे उसने एक किला बना रखा है। खिड़कियों और दरवाजों पर स्टील के शटर लगे हैं और वो घर में दाखिल होने से पहले खुद को और सैम को ब्लीच से साफ करता है, ताकि डार्क सीकर्स उनकी बू सूंघ कर उन तक ना पहुंच सकें। रात होते ही शहर उन खौफनाक मखलूकात की चीखों से गूंज उठता है। नोवेल और साम बाथटब में हाथ में बंदूक लिए कांपते हुए रात गुजरने का इंतजार करते हैं। रातें उसे माजी की तकलीफदेह यादों में भी ले जाती हैं, खास तौर पर वो दिन जब उसने अपनी बीवी जोई और बेटी मार्ली को एक हेलीकॉप्टर में शहर से बाहर भेजा था। लेकिन वो हेलीकॉप्टर एक हादसे में तबाह हो गया और उसकी आंखों के सामने उसका खानदान खत्म हो गया। वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझता है और ये बोझ हर पल उसे खाता रहता है। एक दिन नवेल और साम हिरनों का शिकार कर रहे होते हैं। नवेल एक हिरन को जख्मी करता है, लेकिन वो भागकर एक तारीक इमारत में घुस जाता है। साम भी बेकाबू होकर उसके पीछे भाग पड़ती है। ये नवेल के लिए एक खौफनाक लम्हा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी अंधेरी जगहों पर डार्क सीकर्स छिपे होते हैं। वो चीख कर साम को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आती। अपनी जान खतरे में डालकर नोवेल अपनी राइफल और उस पर लगी टॉर्च के साथ उस इमारत में दाखिल होता है। अंदर घुप अंधेरा और एक अजीब सी बू फैली हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे साम एक कोने में डरी सहमी मिल जाती है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है,
उसे एक दिल दहला देने वाला मंजर नजर आता है। एक बड़े कमरे में दर्जनों डार्क सीकर्स छत से उल्टे लटके सो रहे थे। वो हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इंतहाई खौफनाक थी। नवील और सैम खामोशी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक डार्क सीकर की आंख खुल जाती है। वो एक कान फाड़ देने वाली चीख मारता है और पलक झपकते में सारे डार्क सीकर्स जागकर उन पर हमला कर देते हैं। नवील अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ सैम को लेकर बाहर की तरफ भागता है। सूरज की रोशनी उनकी जान बचा लेती है, क्योंकि डार्क सीकर्स रोशनी में कदम रखते ही जलने लगते हैं। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। ये वाकया नेविल को याद दिलाता है कि उसके दुश्मन कितने खतरनाक हैं। नेविल सिर्फ एक फौजी नहीं, बल्कि एक माहिर वायरोलॉजिस्ट भी है। उसने अपने घर के तहखाने में एक जदीद लैब बना रखी है, जहां वो दिन रात क्रिपन वायरस का इलाज ढूंढने में लगा हुआ है। क्योंकि वो खुद इस वायरस से महफूज है, उसे यकीन है कि उसके खून से इलाज बन सकता है। वो मुतासिरा चूहों पर कई सीरम आजमा रहा है, लेकिन अब तक नाकाम रहा है। उसे एहसास होता है कि चूहों पर तजुर्बात काफी नहीं, उसे एक जिंदा डार्क सीकर पर तजुर्बा करना होगा। वो एक खतरनाक मंसूबा बनाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के करीब एक जाल बिछाता है। वो अपने खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिराकर एक फंदे के पीछे छुप जाता है। जल्द ही डार्क सीकर्स का एक ग्रोह वहां आता है, जिनमें एक बाकी सबसे मुख्तलिफ, ज्यादा ताकतवर और ज़हीन नजर आता है। ये इनका अल्फा मेल था। जैसे ही एक खातून डार्क सीकर खून की तरफ बढ़ती है, वो फंदे में फंसकर हवा में लटक जाती है। नवील उसे बेहोश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अल्फा मेल गुस्से से धाड़ता है। वो सूरज की रोशनी की वजह से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत थी। वो नवेल को ऐसे देख रहा था जैसे वो बदला लेने का इरादा कर रहा हो। नवेल उस खातून डार्क सीकर को गाड़ी में डालकर तेजी से वहां से निकल जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक नमूना नहीं पकड़ा, बल्कि एक बहुत खतरनाक दुश्मन को छेड़ दिया है। लैब में वो इस खातून डार्क सीकर पर अपने नए सीरम का तजर्बा करता है। शुरू में उसकी हालत बिगड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। नवेल को लगता है कि ये तजर्बा भी नाकाम हो गया। अगले दिन नवेल को एक अजीब चीज नजर आती है। उसका एक पसंदीदा मुजस्समा फ्रेड अपनी जगह से हटाकर सड़क के बीच में खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां उसने जाल बिछाया था। नवेल को झटका लगता है। वो जान जाता है कि ये काम डार्क सीकर्स का है। अल्फा मेल उसे पैगाम दे रहा था कि तुम जाल बिछा सकते हो तो मैं भी बिछा सकता हूं। गुस्से और खौफ में नवेल उस मुजस्समे पर फायरिंग शुरू कर देता है। अचानक उसके पांव में रस्सी फंसती है और वो उल्टा हवा में लटक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस खातून डार्क सीकर को पकड़ा था। ये अल्फा मेल का जाल था। उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो शाम हो रही थी और सूरज डूबने वाला था। वो जल्दी से अपना चाकू निकालकर रस्सी काटता है, लेकिन गिरने से उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जैसे ही वो आजाद होता है, अल्फा मेल दो मुतासरा कुत्ते उस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। एक शदीद लड़ाई होती है। नोवेल जख्मी होने के बावजूद लड़ता है, लेकिन सैम बहादुरी से अपने मालिक को बचाने के लिए उन कुत्तों से भिड़ जाती है। वो एक कुत्ते को मार देती है, मगर दूसरा कुत्ता उसे काट लेता है। नोवेल उस दूसरे कुत्ते को भी मार डालता है और जख्मी सैम को उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। उसके पास वक्त बहुत कम था। वायरस बहुत तेजी से फैलता है। वो सैम को लेकर अपनी लैब पहुंचता है और उसे इलाज का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैम की आंखें सुर्ख होने लगती हैं, उसके दांत बाहर निकल आते हैं और वो अपने मालिक पर गुर्राने लगती है। वो अब उसकी वफादार साथी नहीं रही थी। ये फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर है। नोवेल आंखों में आंसू लिए अपनी बेहतरीन और वाहिद दोस्त का अपने हाथों से गला घोंट देता है। उसकी दुनिया में जो आखिरी रोशनी थी वो भी बुझ गई। उसकी चीखें उस खाली तहखाने में गूंजती हैं जो उसकी तन्हाई और दर्द की गवाह थी। सैम की मौत के बाद नवेल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसके जीने की वजह खत्म हो चुकी थी। उस रात वो इंतकाम लेने के लिए एक खुदकश मिशन पर निकलता है। वो अपनी गाड़ी सीधा साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट ले जाता है और वहां मौजूद डार्क सीकर्स के हुजूम पर चढ़ा देता है।
वो कईयों को कुचल देता है, लेकिन जल्द ही वो उस पर हावी हो जाते हैं। उसकी गाड़ी उलट जाती है और वो अंदर फंस जाता है। अल्फा मेल और दूसरे डार्क सीकर्स उसकी गाड़ी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। नोवेल अपनी किस्मत मानकर आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक तेज रोशनी आती है जो डार्क सीकर्स को पीछे हटा देती है। एक एसयूवी वहां आकर रुकती है जिसमें से एक औरत और एक छोटा लड़का निकलते हैं। वो नोवेल को बेहोशी की हालत में निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। जब नेविल को होश आता है तो वो अपने ही घर में होता है। उसके सामने एना और उसका बेटा ईथन बैठे थे। एना उसे बताती है कि उन्होंने उसका रेडियो पैगाम सुना था और वो बैथल नामी एक महफूज कॉलोनी से आए हैं। नेविल को यकीन नहीं आता। वो गुस्से में चीखता है कि कोई कॉलोनी नहीं है, सब मर चुके हैं। 3 साल की तन्हाई ने उसका यकीन खत्म कर दिया था। उसे लगता है कि उनके आने से वो और भी बड़े खतरे में पड़ गया है। एना उसे कायल करने की कोशिश करती है कि उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन नोवेल का भरोसा टूट चुका था। एना ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो दिन की रोशनी में नोवेल के घर आई थी और अल्फा मेल की क़यादत में डार्क सीकर्स ने उसकी गाड़ी का पीछा कर लिया था। उस रात वो जान चुके थे कि नोवेल कहां रहता है। जैसे ही रात होती है, डार्क सीकर्स का एक बहुत बड़ा लश्कर नवील के घर पर हमला कर देता है। अल्फा मेल की क़यादत में वो पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और बेरहम थे। वो एक एक करके नवील के सारे दिफाई निजाम को तबाह कर देते हैं। धमाके, यूवी लाइट्स, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। नवील, एना और ईथन घर के अंदर फंसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार डार्क सीकर्स घर में दाखिल हो जाते हैं। तीनों भागकर तहखाने की लैब में पनाह लेते हैं, जो एक मोटे शीशे के दरवाजे से महफूज थी। अल्फा मेल और उसके साथी उस शीशे पर पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर देते हैं और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। इसी अफरा तफरी में नोवेल की नजर उस खातून डार्क सीकर पर पड़ती है जिसे उसने तजर्बे के लिए रखा था। वो देखता है कि उसके अंदर हैरत अंगेज तब्दीलियां आ रही हैं। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था, जिल्द का रंग नॉर्मल हो रहा था और वो पुरसुकून हो रही थी। नोवेल को एहसास होता है कि उसका आखिरी सीरम काम कर गया है। उसने इलाज ढूंढ लिया है। यहां पर कहानी 2 अलग अलग सिमत में जाती है, क्योंकि फिल्म के 2 मुख्तलिफ इख्तिताम हैं। शीशे पर दरारें बढ़ती जा रही थीं। नोवेल जानता था कि उनके पास चंद लम्हे ही हैं। वो जल्दी से इलाजशुदा खातून के खून का नमूना एक शीशी में निकालकर एना को देता है। वो एना और एथन को लैब के अंदर एक पुराने रास्ते में छुपने का हुक्म देता है और कहता है, इंसानों को बचाने का यही वाहिद रास्ता है, उन्हें बताना कि मैंने ये काम मुकम्मल कर दिया। जैसे ही अल्फा मेल शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होता है, नोवेल एक ग्रेनेड निकालता है। वो अल्फा मेल की आंखों में देखता है और ग्रेनेड का पिन खींच लेता है। एक जोरदार धमाका होता है जिसमें नोवेल, अल्फा मेल और बाकी तमाम डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। अगले सीन में एना और ईथन महफूज कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। वो फौजियों को खून की वो शीशी देते हैं जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। ये इख्तिताम कहानी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और गहरा मतलब देता है। जब अल्फा मेल शीशे पर हमला कर रहा होता है तो वो अपने जिस्म से शीशे पर एक तितली यानी बटरफ्लाई की शक्ल बनाता है। नवेल को याद आता है कि उसने जो खातून डार्क सीकर पकड़ी थी उसकी गर्दन पर भी तितली का टैटू था। इस लम्हे नवेल पर एक खौफनाक हकीकत आश्कार होती है। अल्फा मेल उसे मारने नहीं आया था, वो सिर्फ अपनी साथी को वापस लेने आया था। नवेल को एहसास होता है कि इन मखलूकात के लिए वो खुद एक अफरियत है, एक बोगीमैन जो दिन में निकलता है और उनके प्यारों को अगवा करके उन पर तजुर्बात करता है। इस एहसास के साथ नवेल लैब का दरवाजा खोलता है और इलाजशुदा खातून को अल्फा मेल की तरफ धकेल देता है। अल्फा मेल अपनी साथी को पकड़ता है, उसे देखता है और फिर नवेल की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक समझबूझ है। वो अपने साथियों को लेकर खामोशी से वहां से चला जाता है। नेविल जिंदा बच जाता है, लेकिन उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। वो, एना और ईथन इलाज की शीशी लेकर कॉलोनी की तरफ रवाना हो जाते हैं, एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ, लेकिन इस नई समझ के साथ कि शायद वो दुनिया में अकेले नहीं थे बल्कि सिर्फ अपनी किस्म के आखिरी इंसान थे। ये इख्तिताम फिल्म के नाम आई एम लेजेंड को एक ज्यादा गहरा मानी देता है।
नॉवेल में लेजेंड इसलिए नहीं कि उसने इंसानियत को बचाया, बल्कि इसलिए कि वो डार्क सीकर्स की नई दुनिया में एक खौफनाक कहानी बन गया था। एक ऐसा उफरीत जिसकी कहानियां वो अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म आई एम लेजेंड की मुकम्मल कहानी और उसके 2 मुख्तलिफ इख्तिताम। आपको कौन सा एंडिंग ज्यादा पसंद आया? वो जहां नोएल एक हीरो की तरह कुर्बानी देता है, या वो जहां उसे एहसास होता है कि वो खुद एक विलेन बन चुका था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ये भी बताएं कि आप अगली किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।